नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएलटी स्फीयर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं लैब टेक्नीशियन जॉब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। साथ में लैब टेक्नीशियन की जितनी वैकेंसी आती है उसका अपडेट दिया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी के पीवाईक्यू और अदर एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारे हेमेटोलॉजी का आज का पार्ट 4 होने वाला। पार्ट 3 तक हमने देख चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। 125 तक हमने सोल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। तो हमारे 126 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द बोर डायमीटर ऑफ विंट्रूप ट्यूब इज अबाउट। जो विंट्रूप ट्यूब होता है उसका बोर डायमीटर कितना होता है? तो विंट्रूप ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है ना। विंट्रूप ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है जो ESR और PCV मेजर करने के लिए यूज होता है, जिसका बोर डायमीटर कितना होता है? 2.5 to 3 डायमीटर होता है। कितना? 2.5, कहीं कहीं आपको 3 डायमीटर भी देखने को मिलता है। और इसका लेंथ कितना होता है? 110 mm इसका लेंथ होता है। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? 3 mm। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127 नंबर क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूबिंग विच हैज ए लॉन्ग थिन नोजल ऑफ अबाउट 13 सेंटीमीटर लेंथ इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं? जो एक ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब होता है जिसका नोजल, जो एक थिन नोजल होती है और जिसका लेंथ 13 सेंटीमीटर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक पिपेट, पास्चर पिपेट, ग्रेजुएटेड पिपेट या माइक्रो पिपेट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पास्चर पिपेट बोलते हैं। पास्चर पिपेट एक ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक लॉन्ग थिन निजल होता है जो लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये मेनली लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो दिया हुआ ऑटोमेटिक पिपेट। ऑटोमेटिक पिपेट ये एक मॉडर्न पिपेट होता है जो एक्यूरेट और प्रिसाइज लिक्विड हैंडलिंग के लिए डिजाइन की गई है और ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक होती है। बात करते हैं ग्रेजुएटेड पिपेट। एक मार्क पिपेट होता है जिसमें कि मार्किंग क्या होता है, जिससे वॉल्यूम्स क्या होता है एक्यूरेटली मेजर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो पिपेट। ये छोटी वॉल्यूम माइक्रो पिपेट मेजर के लिए यूज होती है ना, जो कि आपको माइक्रोमीटर में ही मेजर किया जाता है। जिसका सही आंसर हमारा पास्चर पिपेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 128 नंबर क्वेश्चन, इन माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड ऑफ PCV द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज। कितना स्पीड होता है और कितना टाइम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड है किसका? PCV का। तो कितना होता है? जो हमारा स्पीड होता है उसमें, जो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूगेशन के यूज करते हैं, उसका स्पीड होता है 12,000 ग्राम। इसमें टाइम कितना लगता है? टाइम इसमें दिया जाता है आपको 5 मिनट के लिए। कितना? 5 मिनट के लिए। अब माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड जो PCV को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसमें हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज 1200 ग्राम और टाइम 5 मिनट्स के लिए होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पैक्ड सोल वॉल्यूम डिपेंड ऑन। जो PCV हमारा किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज पे भी डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम पे भी डिपेंड करता है और ऑल ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। PCV एक्यूरेट होने के लिए हमको रेडियस, स्पीड और ब्लड कॉलम की हाइट तीनों फैक्टर जरूरी होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा, ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर, डैश कॉन्स्टिट्यूट द बफी कोट। बफी कोट किससे कॉन्स्टिट्यूट होती है, किससे बनी होती है? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी RBC।
तो इसका जो सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट। अगर इसमें यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन की जगह पे अगर प्लेटलेट होता तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी होता। जो हमारा बफी कोट होता है वो मेनली प्लेटलेट और ल्यूकोसाइट से बनी होती है। बफी कोट क्या होता है? एक थिन व्हाइटिश लेयर होता है किसके बीच? आरबीसी और प्लाज्मा के बीच, है ना। ये लेयर मेनली ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट की बनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग नॉर्मल टीएलसी, क्या कह रहा है? नॉर्मल टीएलसी में द थिकनेस ऑफ बफी कोट इज अबाउट। तो हमारा जो देखिए, जो पहले नॉर्मल कितना होता है, जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है टीएलसी का कितना होता है? 4000 से 11000 होता है ना, 4000 11 से पर माइक्रोमीटर होता है। तो इसी के अंदर जो बफी कोट की थिकनेस लेवल होती है कितनी होती है? तो उसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? 0.1 से 1 मिलीमीटर होगा। ये हमारा नॉर्मल ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बफी कोट की थिकनेस ब्लड सैंपल के टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और प्लेटलेट काउंट पर डिपेंड करती है। किसमें? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और प्लेटलेट काउंट पर डिपेंड करती है ना, इसकी थिकनेस। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? 0.5 to 1 mm। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन। इन विच कंडीशन, कौन से कंडीशन में द कलर ऑफ सुपरनेटेंट प्लाज्मा इज येलो? जो प्लाज्मा का कलर येलो हो जाता है, यहाँ का सुपरनेटेंट मतलब जो होता है हमारा ऊपर का पार्ट, है ना, ऊपर पार्ट। जैसे कि हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसका कलर क्या हो जाएगा? हमारा येलो हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन में प्लाज्मा का कलर येलो हो जाएगा? इन जॉन्डिस की कंडीशन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जॉन्डिस में हमको येलो कलर दिखता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133 नंबर क्वेश्चन। कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं फॉर पीसीबी डिटर्मिनेशन के लिए कौन से मेथड से? बाय हेमेटोक्रिट मेथड। ट्यूब हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ अबाउट। तो उसका जो होता है इंटरनल डायमीटर कितना होता है? जो कैपिलरी ट्यूब का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है, इसका कितना इंटरनल डायमीटर होगा ये पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है 1 mm, ऑप्शन बी 2 mm, ऑप्शन सी 3 mm, ऑप्शन डी 4 mm। इसका डायमीटर कितना होता है? इसका आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 mm। देखिए, माइक्रो हेमेटोक्रिट कैपिलरी ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? ये तो डायमीटर हो, लेकिन लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है हमारा 75 मिलीमीटर होती है और डायमीटर 1 mm होता है। ये ट्यूब्स ब्लड को सेंट्रीफ्यूज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि आरबीसी और प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और पीसीबी को मेजर कर लिया जाता है। और ऐसे पीसीबी को मेजर कैसे करते हैं? इसमें ब्लड को सेंट्रीफ्यूज पहले किया जाता है, जिससे कि आरबीसी और प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और फिर पीसीबी को मेजर कर लिया जाता है। इसका जो सही आंसर हो गया 1 mm, डायमीटर 1 mm का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 134 नंबर क्वेश्चन। इन वुमेन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीबी इज अबाउट। वुमेन में नॉर्मल वैल्यू कितना होता है किसका? पीसीबी का। ऑप्शन ए 12 to 24, ऑप्शन बी 36 to 48, ऑप्शन सी 50 60 64, ऑप्शन डी 76 to 86। पीसीबी को मतलब मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं? तो परसेंटेज यूनिट यूज करते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमारा? वीमेन में कितना होता है परसेंटेज नॉर्मल? तो इसका जो सही आंसर हो गया कौन सा हो गया? वीमेन में 36 to 48%। ठीक, लेकिन मेन में कितना होता है हमारा? मेन में 40 to 54%। ठीक है, और न्यू बॉर्न बेबी में हमारा 45 to 65%। इसमें क्या कि एज के हिसाब से इसमें वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हमारा हो गया बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 135 नंबर क्वेश्चन। हेमाटोक्रिट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय मल्टीप्लाइंग बाय द फैक्टर ऑफ, है ना, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा हेमाटोक्रिट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा?
जैसे देखिए हेमाटोक्रिट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम लोग हेमाटोक्रिट को करने के लिए जो कि परसेंटेज में डिटेक्ट करते हैं उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन जो कि ग्राम पर डीएल में होता है, इसको हम कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हीमोग्लोबिन को 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हेमाटोक्रिट यानी कि पीसीबी निकल जाता है ना। हेमाटोक्रिट वैल्यू को हीमोग्लोबिन लेवल से कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल फैक्टर यूज करते हैं जो कौन सा है, 3 है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा हेमाटोक्रिट वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136 नंबर क्वेश्चन, इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी इज हाई, कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में पीसीबी हाई होगा। ऑप्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, ऑप्शन सी पॉलीसाइथेमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, ऑप्शन डी एनीमिया। तो पीसीबी जो हाई होता है वो हमारा कंडीशन हो गया पॉलीसाइथेमिया ऑफ द न्यूबॉर्न में। इस कंडीशन में पीसीबी हाई होता है। इस कंडीशन में आरबीसी का काउंट क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जो पीसीबी को क्या कर देगा, इंक्रीज करता है। और ये न्यू बेबी जो बोन्स होते हैं उसमें देखा जाता है जब उनमें आरबीसी का ओवर प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से पॉलीसीथीमिया होता है और उसमें क्या होता है, आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और पीसीबी हाई हो जाता है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, दिया हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में पीसीबी जनरली लो होता है क्योंकि प्लाज्मा जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज होता है, आरबीसी का रेशियो थोड़ा कम होता है। एक आफ्टर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में पीसीबी ज़्यादा नहीं होता है, ब्लड फ्लो में चेंज होती है लेकिन पीसीबी पर इम्पैक्ट नहीं होता है। एनीमिया कंडीशन में, एनीमिया में पीसीबी लो होता है क्योंकि आरबीसी का काउंट भी कम होता है इसमें। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, पॉलीसाइथेमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137 नंबर क्वेश्चन, इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन पीसीबी हाई। अब क्या है पैथोलॉजिकल कंडीशन, कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन में पीसीबी हाई होता है। ऑप्शन है एनीमिया, ऑप्शन बी बर्न्स, ऑप्शन सी हाइड्रीमिया, ऑप्शन डी कार्डियक डिकम्पेंसेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा बर्न्स की कंडीशन में पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि पीसीबी हाई हो जाता है। जब बॉडी पर सीवियर यानी कि जब ज़्यादा जल जाता है, बर्न हो जाता है बॉडी, तो बॉडी का जो फ्लूइड क्या होता है, बहुत लॉस होता है। जब फ्लूइड लॉस होता है तो उस कारण प्लाज्मा वैल्यू भी, तो जो प्लाज्मा वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाता है ना। इसका रिजल्ट ये होता है कि आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जिससे पीसी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो बर्न्स की कंडीशन में पीसीबी हमको हाई देखने को मिलता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो दिया हुआ एनीमिया, एनीमिया कंडीशन अभी देखा कि इसमें लो ही होता है, पिछला वाला क्वेश्चन में ही देखा था। एक है सी नंबर हाइड्रीमिया, तो हाइड्रीमिया में प्लाज्मा वैल्यू इंक्रीज होता है, प्लाज्मा वैल्यू इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण पीसीबी लो होता है। अब कार्डियक डिकम्पेंसेशन में भी फ्लूइड रिटेंशन होता है जिसमें पीसीबी लो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है फ्लूइड लॉस होता है जिसके कारण प्लाज्मा वैल्यू कम हो जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और पीसीबी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बेसोफिलिक स्टिपलिंग, क्या है बेसोफिलिक, यहाँ बायोफिलिक नहीं होगा, बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट, बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल एक्सेप्ट, बेसोफिलिक स्टिपलिंग किस में ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हेरिडेटरी इलेक्ट्रोसाइटोसिस, ऑप्शन बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी लीड पॉइजनिंग, ऑप्शन डी P5N डिफिशियंसी। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, हेरिडेटरी इलेक्ट्रोसाइटोसिस। अब कैसे होगा ये गाइस देखते हैं कि जो बेसोफिलिक स्टेपलिंग आरबीसी में ब्लू डॉट्स या ग्रेन्यूल्स के रूप में देखा जाता है। बेसोफिलिक स्टेपलिंग आरबीसी में ब्लू डॉट्स या ग्रेन्यूल्स के रूप में देखी जाती है। बेसोफिलिक स्टेपलिंग की वजह से देखे जाने वाली जो कंडीशन है वो हमारा कौन सा है,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बेसोफिलिक स्टिफनिंग देखा जाता है। और कौन कौन सा कंडीशन है हमारा, लीड पॉइजनिंग में भी हमारा देखा जाता है, और P5N डिफिशियंसी में भी, लेकिन हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस में आरबीसी एलिप्टिकल शेप में होती है। इसमें जो आरबीसी कैसा होता है, एलिप्टिकल शेप का होता है। कैसा, एलिप्टिकल शेप का होता है। लेकिन बेसोफिलिक स्टेपलिंग जनरली इस कंडीशन में नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें बेसोफिलिक स्टेपलिंग नहीं देखा जाता है, लेकिन इस तीनों में हमारा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट दिया हुआ है, तो एक्सेप्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर क्वेश्चन, रेटिकुलोसाइट आर स्टेन विथ विच टाइप ऑफ स्टेन। कौन से स्टेन से हम लोग रेटिकुलोसाइट को स्टेन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन बी हेमेटॉक्सिलिन स्टेन, ऑप्शन सी ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, ऑप्शन डी ओसियन। तो हम लोग ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू से रेटिकुलोसाइट को स्टेन कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट को स्पेसिफिकली स्टेन करने के लिए ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू का यूज किया जाता है। इस स्टेन में रेटिकुलोसाइट के राइबोजेवल यानी कि आरआरएनए को विजुलाइज किया जाता है, जो उन्हें ब्लू और पर्पल कलर में दिखते हैं, ब्लू और पर्पल कलर में दिखते हैं आरआरएनए, जिससे रेटिकुलोसाइट देखा जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो क्रिस्टल वायलेट एक जनरल स्टेन है, लेकिन रेटिकुलोसाइट के लिए स्पेसिफिक यूज नहीं होता है। और हेमेटॉक्सिलिन स्टेन ये स्टेन मेनली क्या है, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यूज होता है, लेकिन रेटिकुलोसाइट को स्पेसिफिक यूज नहीं होता है इसमें। और एक हमारा ईओसिन, ये मेनली साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है ना। ईओसिन हमको किसको स्टेन करता है, ईओसिन साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। ठीक है, इसका जो साइंस है हमारा ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, रेटिकुलोसाइट स्टेन होता है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इज। रेटिकुलोसाइट काउंट का नॉर्मल रेंज, बहुत ही जो क्वेश्चन है, कितना होता है रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल रेंज, 0.22%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ना। रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल रेंज जनरली 0.2 से 2% के बीच होता है, जो टोटल आरबीसी के कंपेरिजन में होता है रेटिकुलोसाइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इंक्लूजन इन आरबीसी कंटेन सिंगल डॉट लाइक ग्रेनुलर मटेरियल एंड स्टेन डार्कर ब्लू। विच इंक्लूजन इन आरबीसी कंटेन सिंगल डॉट लाइक ग्रेनुलर मटेरियल एंड स्टेन डार्कर ब्लू। ऑप्शन ए हिंज बॉडी, ऑप्शन बी पैपेनहाइमर बॉडी, ऑप्शन सी हॉवेल जॉली बॉडी, ऑप्शन डी कैबोट्स रिंग। इसका जो सही आंसर होगा हमारा पैपेनहाइमर बॉडी होगा। देखिए कैसे, आरबीसी में आयरन के डिपॉजिट होते हैं जो सिंगल डॉट लाइक ग्रेनुलर मटेरियल के रूप में दिखते हैं ना। देखिए जो पैपेनहाइमर बॉडी है, आरबीसी में आयरन के डिपॉजिट दिखते हैं जो सिंगल डॉट लाइक ग्रेनुलर मटेरियल के रूप में दिखते हैं और जो डार्क ब्लू स्टेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो हिंज बॉडी ये आरबीसी इंक्लूजन है जो डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होता है, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होते हैं। डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होते हैं जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर दिखते हैं और वायलेट कलर में होते हैं। ठीक है, तो और हॉवेल जॉली बॉडी ये डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो सिंगल डॉट के रूप में दिखते हैं, पर इसका कलर यूजुअली पर्पल नहीं होता है हॉवेल जॉली बॉडी का। कैबोट्स रिंग ये रिंग शेप्ड के इंक्लूजन होते हैं, रिंग शेप्ड के इंक्लूजन होता है कैबोट्स रिंग में। हमने पिछले वीडियो में कैबोट्स रिंग, हॉवेल जॉली बॉडी और हिंज बॉडी के बारे में बात भी किया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन सा है, पैपेनहाइमर बॉडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 142 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इन न्यू बोर्न रेटिकुलोसाइट काउंट इज अबाउट। किसने पूछा है, न्यू बोर्न में रेटिकुलोसाइट काउंट। तो न्यू बोर्न में जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है कितना होता है हमारा, 2 to
6%। और एडल्ट की बात करें तो कितना होता है 0.222%, जो कि टोटल आरबीसी के कंपेरिजन में होता है। न्यू बोर्न में देखिए, न्यू बोर्न में रेटिकुलोसाइट का ज़्यादा होता है क्योंकि उनका बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन एक्टिवली कर रहा होता है, इसलिए न्यू बोर्न में रेटिकुलोसाइट काउंट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। एचबीएच inclusion are observed in case of, एचबीएच मतलब हीमोग्लोबिन एच, inclusion are observed in case of किस किस में ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए अल्फा थैलेसीमिया, ऑप्शन बी बीटा डेल्टा थैलेसीमिया, ऑप्शन बी बीटा थैलेसीमिया, ऑप्शन डी पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए अल्फा थैलेसीमिया। देखिए एचबीएच यानी कि हीमोग्लोबिन एच एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टाइप है जो अल्फा थैलेसीमिया के केस से बनता है ना, और एक टेट्रामर होता है जो 4 बीटा ग्लोबिन चेन से बना होता है। कितने बीटा ग्लोबिन चेन से, 4 बीटा ग्लोबिन चेन से बना होता है। एक टेट्रामर होता है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में कि कितने बीटा ग्लोबिन चेन से बना होता है, तो 4 बीटा ग्लोबिन चेन से बना होता है ना? और अल्फा थैलेसीमिया में ही ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो बीटा डेल्टा थैलेसीमिया, इसमें एचबीएच इंक्लूजन नए बनते हैं। बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो एक अल्फा ग्लोबिन चेन से, ये अल्फा ग्लोबिन चेन्स के प्रोडक्शन में इफेक्ट नहीं करता है, और एचबीएच इंक्लूजन इसमें नहीं देखे जाते हैं। पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी एक एंजाइम डिफिशियंसी है। पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी एक एंजाइम डिफिशियंसी है जो आरबीसी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है ना, पर इसमें एचबीएच इंक्लूजन नहीं देखा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 144 नंबर क्वेश्चन। इन विच फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेटिकुलोसाइट काउंट इज रेज्ड, कौन से फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रेटिकुलोसाइट काउंट रेज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नेक्रोसिस, ऑप्शन बी हाइपरोक्सिया, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइटोपेनिया। इसमें क्या है, ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ दिया है हाइपरोक्सिया, यहाँ दिया है हाइपोक्सिया, तो इसी में स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइपोक्सिया कंडीशन में रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज दिखता है। रेटिकुलोसाइट काउंट तब रेज होता है जब बॉडी को ज़्यादा रेड ब्लड सेल की जरूरत होती है ना। रेटिकुलोसाइट काउंट कब रेज होगा, जब बॉडी को आरबीसी की जरूरत ज़्यादा होती है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस सिचुएशन में किडनी इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ज़्यादा आरबीसी बनने के लिए यह प्रोसेस चालू हो जाता है। इससे क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन की बात करें तो नेक्रोसिस में सेल का डेथ होता है जो रेटिकुलोसाइट काउंट में अफेक्ट नहीं करता है। नेक्रोसिस में, ठीक है, नेक्रोसिस में सेल का डेथ होता है जो रेटिकुलोसाइट काउंट को अफेक्ट नहीं करता है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है जिससे रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज होता है। और ल्यूकोसाइटोपेनिया ये डब्ल्यूबीसी काउंट की मात्रा को रिफर करता है जो रेटिकुलोसाइट काउंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 145 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइटोसिस का पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हेमरेज, ऑप्शन नंबर बी डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो, ऑप्शन नंबर सी ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। देखिए रेटिकुलोसाइट काउंट का मतलब, रेटिकुलोसाइटोसिस का मतलब है कि रेटिकुलोसाइट काउंट का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। यह तब होता है जब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है जिसमें क्या होता है, हमारा हेमरेज होता है। हेमरेज कंडीशन में बढ़ जाती है, हेमरेज कंडीशन में, और डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो में भी, हेमरेज कंडीशन में, डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो में भी, और ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी
एनीमिया। तीनों में पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, हो सकती है। तो तीनों कंडीशन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 146 नंबर क्वेश्चन। इन विच एनीमिया द रेटिकुलोसाइट काउंट इज सब नॉर्मल एंड मे इवन ड्रॉप टू 0। नॉर्मल से कम या फिर 0 हो जाता है रेटिकुलोसाइट काउंट, तो वो कौन सा एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया, ऑप्शन डी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर है प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बोन मैरो की कैपेसिटी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनाने में काफ़ी रिड्यूस होता है। इसलिए इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट सब नॉर्मल या कभी कभी 0 भी हो सकता है, क्योंकि बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसका सही आंसर हमारा प्लास्टिक एनीमिया होगा। बाकी ऑप्शन की बात करें तो आप समझ जाएंगे क्यों होगा। हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट हाई हो जाता है। ठीक है। थैलेसीमिया की बात करें तो इसमें भी बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये एबनॉर्मल आरबीसी की प्रोडक्शन की वजह से होता है, इसलिए रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट थोड़ा लो होता है शुरू में, लेकिन जब आयरन थेरेपी दी जाती है तो रेटिकुलोसाइट का प्रोडक्शन फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 0 नहीं होता है, नॉर्मल से कम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेटिकुलोसाइट काउंट इज एलिवेटेड इन किस में एलिवेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आयरन डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन। देखिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आयरन डिफिशियंसी भी और G6 PD डिफिशियंसी भी। कैसे, देखिए, रेटिकुलोसाइट काउंट तब एलिवेट होता है जब बॉडी में ज़्यादा रेड सेल की जरूरत होती है, और जब बोन मैरो ज़्यादा रेटिकुलोसाइट रिलीज करता है तो IDA यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और G6 PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी ये कंडीशन हो सकती है। कौन कौन, ID और G6 PD कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, अब पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, इसी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन कि द रेट एट विच द आरबीसी सेटल डाउन इन 1 आवर इज नोन एज। एक आवर में आरबीसी सेटल होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बाकी ऑप्शन की बात करें तो पहला दिया PCB ना, ये आरबीसी का वॉल्यूम मेजर करता है ब्लड के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसको PCB बोलते हैं। और रेड सेल इंडिसेस ये आरबीसी के साइज, हीमोग्लोबिन कंटेंट को और डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है ना, जिसमें कि हम लोग MCV, MCH और MCSC करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेमेटोक्रिट PCB को बोला जाता है ना, PCB को दूसरा नाम ही हेमेटोक्रिट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये विच मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट बहुत ही गलत करते हैं कि विच मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR। देखिए, जो बेस्ट ऑप्शन है बेस्टर ग्रीन ट्यूब, ऑप्शन बी ड्यूक मेथड, ऑप्शन सी साली मेथड, ऑप्शन डी आईवी मेथड। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि साली मेथड तो छाड़ देते हैं, लेकिन जो बेस्टर्जन ट्यूब है, ड्यूक मेथड है, आईवी मेथड है, ये तीनों तो ESR के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा यूज किया जाता है ESR एस्टिमेशन के लिए वो हमारा है बेस्टर ग्रीन ट्यूब। देखिए, बेस्टर ग्रीन ट्यूब पहले की बात कर लेते हैं कि इसमें ब्लड सैंपल को एक वर्टिकल ट्यूब में डाला जाता है 1 आवर के लिए ना, उसके बाद आरबीसी सेटल होता है और इसको मेजर किया जाता है। अब ड्यूक मेथड में क्या कहता है, एक पुराना और सिंपल मेथड जो कैपिलरी ब्लड से ESR को
किया जाता था, लेकिन अब ये ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ड्यूक मेथड नहीं होगा। शार्ली मेथड पता है गाइस, एचबी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए करते हैं। आई मेथड की बात करते हैं, तो ये भी ESR मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये मेथड वेनस ब्लड सैंपल को यूज करने के लिए किया जाता है। अभी मेथड वेनस ब्लड सैंपल के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बेस्टर ग्रीन मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर क्वेश्चन, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 1.093। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है। बहुत ही जो क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर